नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो घोषणा किया गया था, जितना इसको लुभावना बनाने की जो बात कहा गया था, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं जो एनपीएस में कवर हैं, उन लोगों का दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। 1.37% ही अभी तक सेंट्रल एम्प्लॉय ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुना है, ऑप्ट किया है। आखिर कौन से वजह है जिसके कारण से एनपीएस जो सब्सक्राइबर जो है वह यूनिफाइड पेंशन यूपीएस की ओर माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं यूपीएस को चुन रहे हैं? किस मुद्दे पर? वीआरएस के मुद्दे पर, मिनिमम पेंशन के मुद्दे पर, जो बेंचमार्क कॉर्पस की जो बात किया गया है या इंडिविजुअल जो कॉर्पस की बात किया गया है उस मुद्दे पर। 1 अप्रैल 2025 को जो केंद्र सरकार ने जो लॉन्च किया था स्कीम, टीवी सोमनाथन की जो कमेटी बनी थी, 1 सदस्यीय कमेटी था, और बताया गया था कि एनपीएस से ज़्यादा बेहतर यूपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर, एश्योर्ड पेंशन को लेकर, ठीक है, ये सभी बातों को लेकर एनपीएस से बेहतर यूपीएस होगा। लेकिन फिर भी एम्प्लॉय को क्यों नहीं भा रहा है, इस बात को इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में आप लिखिएगा। यहाँ पे माननीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने सदन में कुछ बातों को यूपीएस को लेकर कहा है। यूपीएस का डेडलाइन बढ़ाया गया है कि 1 अप्रैल 2025 को जब यूपीएस लागू किया गया तो उसके गजट में ये बात को मेंशन किया गया था कि जो केंद्रीय कर्मचारी अगर यूपीएस में जाना चाहते हैं, उसके फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वह यूपीएस में जा सकते हैं। लेकिन इस पर गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतः से सारे बातों को समझकर वो यूपीएस की ओर जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे दिलचस्प ये रहा है कि पहला जो 3 महीने का ऑफर चांस दिया गया कि आप 3 महीने में आप एनपीएस से यूपीएस की ओर जाइए, रफ्तार इतना स्लो कि यहाँ पे अगर बात करें अगर उस 3 महीने का, तो इतना स्लो कि फिर 3 महीने का डेडलाइन को बढ़ाया गया और 30 सितंबर 2025 तक तारीख निर्धारित है कि जो केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अभी तक के जो आंकड़े पे निकल कर आए हैं उसमें मात्र 1.37% ये आंकड़े हैं जो एनपीएस से यूपीएस की ओर गए हैं। आगे सरकार फिर 3 महीने का टाइमलाइन को बढ़ा सकती है, ये सरकार पे डिपेंड है। तो यहाँ पे इस चीज को ही समझेंगे, आखिर इतना कम दिलचस्पी क्यों है जब एश्योर्ड पेंशन है, मिनिमम पेंशन है, तो यहाँ पे ग्रेच्युटी बेनिफिट है, फिर भी यहाँ पे सुपर एनुएशन की समय कुछ लमसम अमाउंट की बात किया जा रहा है, फिर भी यहाँ पे दिलचस्पी क्यों है? कितनी बड़ी यहाँ पे कमियां रह गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सदन में जो बातें रखा गया है उस विषय को सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। सदन में क्या चर्चा हुआ? सदन में चर्चा हुआ और जिस पर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7253 क्लेम जो है वो यूपीएस को लेकर आए हैं, जिसमें से 4978 क्लेम जो है यूपीएस बेनिफिट के तहत इसे प्रोसीड कर दिया गया है। यानी लगभग 7253 लोगों ने यूपीएस के बेनिफिट को लेने के लिए यहाँ पे क्लेम किया है, जिस पर से 4978 लोगों को उसके क्लेम पर प्रोसीडिंग मिला है। अब यहाँ इस चीज़ को समझना है कि जो एनपीएस से यूपीएस में जो ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं, इसमें से कौन लोग शामिल हो सकते हैं? तो देखिए 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारी जो सेवा में आए तो 10 वर्षों के मिनिमम सर्विस के बाद पेंशन की बात किया गया। तो बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं एनपीएस अकाउंट होल्डर जो 31 मार्च 2025 से या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए। तो अगर उनका 10 साल का सर्विस है तो वे अपने यूपीएस के बेनिफिट को लेकर क्लेम में जा रहे हैं, जिसको यहाँ पे प्रोसीड करने की बात बेनिफिट्स अंडर यूपीएस के तहत किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक बात आप देख सकते हैं कि इसी बात को जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, इन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो यूपीएस को सिलेक्ट करने की जो बात आया है, विकल्प में जाने की जो बात आया है, तो 20 जुलाई तक 31,555 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने यूपीएस के विकल्प को चुना है। और जो डेडलाइन जो बात किया गया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी और संघों के अनुरोध के आधार पर यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 3 महीनों के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये बातें जो 28 जुलाई 2025 को जो संसद में किया गया, और ये बातें जब संसद में आए हैं तो ये मुख्य रूप से जो चर्चा में जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि 1.37% एनपीएस में आखिर अभी तक ही क्यों हो पाया है। अगर इसमें 2-3 बातों में अगर आईक्यू,
इंडिविजुअल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस जो बीसी था, अगर ये सब बातों पे अगर उलझन पैदा नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं होता यूपीएस का। वीआरएस के मुद्दे पर जो डिमांड था कि 20 साल के सर्विस के उपरांत जो पेंशन का रेशियो है उसको जो दिया जाए, अगर ये सभी चीज़ों को अगर बेहतर किया जाता, एश्योर्ड पेंशन जो बात किया गया था कि 10 वर्षों के बाद दिया जाएगा, और यहाँ पे कॉर्पस के मसलों पर जो अमाउंट रखने की जो बात गजट में आया कि किस तरीके से आप जब इतना अमाउंट को रखेंगे तभी आप एश्योर्ड पेंशन को या मिनिमम पेंशन को पा सकते हैं, ये सभी मसले जो हैं वो कर्मचारियों को खासा दिलचस्प नहीं लगा। अगर ये सब बातों को अगर वहाँ पे लाया जाता जिससे कर्मचारियों को बेनिफिट मिलता, जो थोड़ा लगे कि वो एनपीएस से ज़्यादा बेहतर है और ओपीएस के जैसा है, तो ये सारे बातों को जो यूपीएस में जो नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि कर्मचारियों का मांग ओपीएस रहा था। अब ये सब सारे बातों को जब नज़रअंदाज किया गया तब लोगों को लगा कि यूपीएस जो है वह कौन कौन सी स्थिति में एनपीएस से भी कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह है। तो जिन मुद्दों को कर्मचारी समझ रहे हैं, आखिर समझ तो रहे हैं, अगर नहीं समझते, जिस तरीके से जो प्रदर्शित किया गया था यूपीएस को, जिस तरीके से यूपीएस को लाया गया था, तो उसमें ये आंकड़े और बढ़े होने चाहिए थे, क्योंकि ये दूसरा टाइमलाइन है जो बढ़ाया गया है और फिर सरकार आगे बढ़ा भी सकती है। अगर इसे थोड़ा बेहतर बनाया जाता तो मैक्सिमम लोग जो है वो ऑप्ट कर चुके होते यूपीएस के तरफ, एनपीएस से बहुत से लोगों का माइग्रेशन यूपीएस की ओर हो जाता। स्थिति ये है कि लोग एनपीएस छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आखिर ये जो कारण है, इस कारण पर जो कर्मचारियों की जो असंतुष्टि है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में यूपीएस के विकल्प को और बेहतर करने की जब जरूरत है, अगर उसमें थोड़ा सा सुधार अगर होता है कुछ कुछ बिंदुओं पर, तो ये जो आंकड़े जो आप देख रहे हैं ये बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर हम आगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपसे रिलेटेड अगर आता है यूपीएस से संबंधित, तो वीडियोज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।